मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के मेहसाणा जिले के वाड़नगर गांव में 17 सितंबर 1950 को मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन मोदी है। मेरा बचपन बहुत गरीबी में बीता। मेरे पिताजी की चाय की दुकान थी, जहां मैं बचपन में उनकी मदद करता था। मेरी माँ दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती थीं। 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। मैं एक छोटे और कच्चे घर में पला बढ़ा। मेरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था और मैंने बचपन में ही कई उतार चढ़ाव देखे। बचपन से ही मैं स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपना आदर्श मानता था। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा वाड़नगर से 1967 में पूरी की। पारिवारिक समस्याओं के कारण मैंने 1967 में 17 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। मैं भारतीय सेना में शामिल होना चाहता था और सैनिक स्कूल में दाखिला लेने की कोशिश भी की, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण मैं सैनिक स्कूल में दाखिला नहीं ले सका। उच्च शिक्षा के लिए मैंने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय और फिर गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में दाखिला लिया। मैंने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। मेरे एक शिक्षक ने बताया था कि मैं पढ़ाई में सामान्य था, लेकिन मैं पुस्तकालय में अधिक समय बिताता था और मेरी वाद विवाद की कला बेहतरीन थी। कॉलेज की पढ़ाई के बाद मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूर्णकालिक प्रचारक बन गया। यहीं मुझे निस्वार्थता, सामाजिक दायित्वबोध, समर्पण और देशभक्ति के विचारों को आत्मसात करने का अवसर मिला। मैंने आरएसएस में लेखन का काम भी संभाला। 1975-77 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण मुझे भूमिगत होना पड़ा और गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदलकर यात्रा करनी पड़ी। मैं आपातकाल के विरोध में काफी सक्रिय था और सरकार का विरोध करने के लिए पर्चे बांटने सहित कई हथकंडे अपनाए। इससे मेरा प्रबंधकीय, संगठनात्मक और नेतृत्व कौशल सामने आया। 1987 में मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा। 1 साल के भीतर ही मुझे गुजरात इकाई के प्रदेश महामंत्री के रूप में पदोन्नत कर दिया गया। मैंने पार्टी को संगठित करने और उसमें नई शक्ति का संचार करने का चुनौतीपूर्ण काम स्वीकार किया। इस दौरान पार्टी को राजनीतिक गति मिली और अप्रैल 1990 में केंद्र में साझा सरकार का गठन हुआ। 1995 में भाजपा अपने दम पर गुजरात में 2/3 बहुमत हासिल कर सत्ता में आई। 1995 में मुझे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में गतिविधियों को संभालने के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव चुना गया और मैं नई दिल्ली स्थानांतरित हो गया। 1998 में जब भाजपा में आंतरिक नेतृत्व विवाद चल रहा था, मैंने विवादों को सफलतापूर्वक सुलझाने में मदद की, जिससे भाजपा की चुनाव जीत का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी साल मुझे महासचिव नियुक्त किया गया और मैं 2001 तक इस पद पर कार्यरत रहा। इस दौरान मुझे विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन को फिर से सक्रिय करने की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाने का श्रेय दिया गया। 7 अक्टूबर 2001 को मैंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के खिलाफ असंतोष भड़क रहा था और उपचुनाव में भाजपा राज्य की कुछ विधानसभा सीटें हार गई थीं। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने केशुभाई पटेल के हाथ से बागडोर लेकर मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा। 24 फरवरी 2002 को मैंने राजकोट के द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव जीता, जिसमें मैंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को 14,728 वोटों से हराया। मेरे उपचुनाव जीतने के 3 दिन बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा की एक बड़ी घटना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 58 लोग मारे गए।
गोधरा के पास सैकड़ों यात्रियों से भरी एक ट्रेन में आग लगा दी गई थी, जिसमें अधिकतर हिंदू यात्री थे। ये घटना मुस्लिमों के विरोध में हुई और पूरे गुजरात में फैल गई, जिससे लगभग 900 से 2000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उस दौरान राज्य में मेरी सरकार थी, जिसके कारण मुझ पर इस दंगे को फैलाने का आरोप लगाया गया। मुझ पर लगाए गए आरोपों के कारण दबाव बढ़ गया और मुझे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मेरा कार्यकाल केवल कुछ महीनों का था। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक दल का गठन किया। इस दल ने 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें मुझे इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि 2013 में इस जांच दल पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मेरे खिलाफ मिले सबूतों को छिपाया है। जब मुझे कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई तो मुझे फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया। मेरे दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने राज्य के विकास के लिए कार्य करने शुरू कर दिए, जिससे राज्य में काफी परिवर्तन आए। मैंने गुजरात राज्य में टेक्नोलॉजी और वित्तीय पार्कों का निर्माण किया। 2007 में मैंने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में गुजरात में 6,600 अरब रुपए के रियल एस्टेट निवेश सौदों पर हस्ताक्षर किए। उसी साल जुलाई में मैंने मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 2063 दिन पूरे किए, जिससे मैंने सबसे अधिक दिनों तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद संभालने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये रिकॉर्ड आगे भी कायम रहा। 2007 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में मैंने दोबारा जीत हासिल की और मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गया। इस कार्यकाल के दौरान मैंने राज्य में आर्थिक विकास और निजीकरण पर अधिक ध्यान दिया। गुजरात में कृषि विकास दर में काफी वृद्धि हुई, जिससे ये भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफी विकासशील राज्य बन गया। मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था की, जिससे कृषि को बढ़ावा मिला। 2011 से 2012 के बीच मैंने गुजरात में सद्भावना गुडविल मिशन शुरू किया, जो राज्य में मुस्लिम समुदाय तक पहुंचने के लिए था। मैंने कई उपवास भी किए और मेरा मानना था कि ये कदम गुजरात की शांति, एकता और सद्भावना के माहौल को और अधिक मजबूत करेगा। 2012 में मेरा तीसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो गया और इस साल फिर से गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए। हर साल की तरह इस साल भी मैंने ही जीत हासिल की और मुझे चौथी बार भी गुजरात के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के लिए नियुक्त कर दिया गया। मुझे राज्य में समृद्धि और विकास लाने का श्रेय दिया जाता है। मैंने एक सक्षम शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई और राज्य की अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए भी मुझे श्रेय दिया जाता है। जून 2013 में मुझे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया और मैं 2014 में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दिखाई दिया, जिसके चलते मुझे अपना गुजरात का मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा। मैंने उस दौरान वाराणसी और वडोदरा दोनों सीटों पर जीत हासिल की। इस चुनाव के दौरान मैंने पूरे देश में लगभग 437 चुनावी रैलियां की, जिनमें मैंने कई मुद्दों को जनता के सामने रखा, जिससे जनता प्रभावित होकर भाजपा को वोट दिया। 2014 के आम चुनाव में भाजपा की जीत एक ऐतिहासिक जीत बन गई। इस साल भाजपा ने पूर्ण बहुमत के आधार पर 534 में से 282 सीटें अपने नाम की। इस तरह से मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक नया चेहरा बन गया। 26 मई 2014 को मैंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और इस तरह से मैं देश का 14वां प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों को मुझसे काफी उम्मीदें होने लगी। मैंने भारत में कई विकास कार्य किए। मैंने विदेशी व्यवसायों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने विभिन्न नियमों, परमिटों और निरीक्षणों को लागू किया, जिससे व्यवसाय अधिक और आसानी से बढ़ सकें। मैंने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर कम खर्च किया और स्वास्थ्य सेवा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा मैंने हिंदुत्व, रक्षा, पर्यावरण और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई कार्य किए। 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं दूसरी बार फिर से भारत देश का प्रधानमंत्री बना। भाजपा ने 303 सीटें प्राप्त कर अभूतपूर्व जीत हासिल की। भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी नेता ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ इतनी बड़ी जीत हासिल की है। जनता ने मुझ पर पूर्ण विश्वास दिखाया। मेरे पिछले 5 सालों के काम से जनता बहुत खुश थी, जिसके चलते जनता मुझे एक बार और मौका देना चाहती थी। मैंने कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इज इक्वल टू विजयी भारत। मैंने इस जीत को भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल बताया। प्रधानमंत्री के रूप में मेरे कुछ महत्वपूर्ण फैसलों में नोटबंदी शामिल है। मैंने 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए और उनके स्थान पर 2000 और 500 के नए नोट जारी किए। ये एक ऐतिहासिक फैसला था।
नोटबंदी के बाद मैंने देश में जितने भी टैक्स लगाए जाते थे उन्हें एक साथ सम्मिलित कर दिया और एक टैक्स जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर लागू किया। 2016 में उरी हमले के बाद मैंने भारतीय सेना के साथ मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला लिया। 2019 में पुलवामा हमले के बाद मैंने देश के सभी सुरक्षा बलों को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के लिए खुली छूट दे दी। इसके बाद फरवरी में ही वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक की गई। मेरी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं में स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया, गरीब कल्याण योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना शामिल हैं। मैंने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भी शुरू किया, जिससे देश में अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने के लिए प्रेरित किया। मैंने नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सर्व शिक्षा अभियान, स्टैंड अप इंडिया जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं और अभियान भी चलाए हैं, जो पूरी तरह से देश के विकास के लिए थे। मैंने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। 2007 में मुझे इंडिया टुडे मैगजीन द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया था। 2009 में एफडी मैगजीन में मुझे एफडीआई पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के एशियाई विजेता के रूप में सम्मानित किया गया। मार्च 2012 में टाइम्स एशिया एडिशन के कवर पेज पर मेरी फोटो छापी गई थी। 2014 में मेरा नाम फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 15वें स्थान पर रहा। इसी साल टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में भी मेरा नाम सूचीबद्ध किया गया था। 2015 में ब्लूमबर्ग मार्केट मैगजीन में मेरा नाम दुनिया के 13वें सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में था। उसी साल टाइम मैगजीन द्वारा जारी इंटरनेट सूची में ट्विटर और फेसबुक पर 30 सबसे प्रभावशाली लोगों में मुझे दूसरे सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेता के रूप में नामित किया गया था। 2014 और 2016 में मुझे टाइम मैगजीन के पाठक सर्वे के विजेता के रूप में घोषित किया गया था। 3 अप्रैल 2016 को मुझे सऊदी अरेबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अब्दुल अजीज अल सऊद के आदेश पर दिया गया था। 4 जून को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गाजी आमिर अमानुल्लाह खान के राज्य आदेश पर दिया गया था। 2014, 2015 और 2017 में भी मेरा नाम टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल था। 2015, 2016 और 2018 को फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के 9 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल था। 10 फरवरी 2018 को मुझे विदेशी डिग्निटरीज के लिए फिलिस्तीन का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार फिलिस्तीन राज्य का ग्रैंड कोलार के साथ सम्मानित किया गया था। 27 सितंबर 2018 को मुझे चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड प्रदान किया गया था, जो यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। 24 अक्टूबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ग्लोबल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुझे सियोल पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 22 फरवरी 2019 को मैंने प्रतिष्ठित सियोल पीस पुरस्कार 2018 प्राप्त किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।